हे गाइस, मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए के सर केमिस्ट्री पे स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हमने रेट लॉ लिखा था और रेट लॉ में हमने रेट कांस्टेंट के लिखा था, जिसे वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट कहते हैं। उसी रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है, उसी के बारे में हम अभी पहले टॉपिक में हमारे बात करेंगे। देखिए, एक जनरल रिएक्शन N1A और N2B प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। इस रिएक्शंस के लिए अपन ने रेट लॉ लिखा है, इन रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू A की पावर x B की पावर y, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ A और B। यहाँ पे जो A और B है ये कंसंट्रेशन हमने शो करी है, x और y इनके ऊपर पावर लगाई है। x N1 के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, y N2 के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब अपन ने यहाँ पे समानुपात के निशान को, प्रोपोर्शनल के साइन को जब हमने यहाँ से रिमूव किया तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक कांस्टेंट लगा दिया। इसी कांस्टेंट को क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक या रेट कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी हमें यहाँ पे यूनिट डिटरमाइन करनी है। देखिए, जैसा कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे अपन ने लिखा रेट। रेट मीन्स रिएक्शन का रेट। रिएक्शन के रेट के लिए अपन एक टर्म लिखते हैं कि सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो ऊपर क्या लिखते हैं, सांद्रता, नीचे क्या लिखते हैं, समय। तो इस R के लिए हमने क्या लिख दिया, सांद्रता बटा समय इज इक्वल टू K है वैसे का वैसे रख दिया। A क्या है, A कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया, सांद्रता। B भी क्या है, कंसंट्रेशन, तो B के लिए भी हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, सांद्रता। ठीक है। अब अपने को यहाँ पे देखिए, ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, दोनों सेम है और इनकी पावर x और y है। तो मैथमेटिक्स हमें क्या कहती है, अगर समान राशि की पावर भिन्न भिन्न हो तो उन पावर का क्या हो जाता है, योग हो जाता है। तो यहाँ पे x और y क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए सेम वही चलेगा, सांद्रता बटा समय बराबर k सांद्रता x प्लस सांद्रता की पावर है वो क्या कर दिया हमने, x प्लस y। ओके, इसके पश्चात देखिए, यदि x प्लस वाई जो हमने लिख रखा है, इस x प्लस वाई को हम क्या बोल दे, n बोल दे। x प्लस वाई को क्या मान ले, ओवरऑल सभी रिएक्शंस के लिए क्या बोल दे, n बोल दे। व्हाट इज n, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n है अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, तो अपन ने n यहाँ पे x प्लस वाई की जगह क्या पुट कर दिया, n पुट कर दिया। इसके पश्चात हमें यूनिट किसकी डिटरमाइन करनी है, K की यूनिट डिटरमाइन करनी है। तो अपन ने K को क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, बाकी सभी को राइट हैंड साइड में ले आए। तो हमें ये वाला फैक्टर प्राप्त हुआ, K इज इक्वल्स टू सांद्रता अपॉन समय मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय सांद्रता की पावर n। ऐसा ही होगा, ये जब उस तरफ जाएगा तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, सांद्रता को अपन किस में ले ले, सांद्रता को दे देते हैं अपन मोल प्रति लीटर में, मोल लीटर इनवर्स में। तो हमने क्या किया, तो यहाँ पे दोनों जगह सांद्रता लिखा हुआ उस जगह क्या पुट कर दिया, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। ओके, अब ये भी मोल लीटर इनवर्स है, ये भी मोल लीटर इनवर्स है, इसके ये डिवाइड में। तो समान जो यहाँ पे आपको राशि दी हुई है और उनकी पावर भिन्न भिन्न हो तो पावर किसमें जाती है, ऊपर जाके माइनस में। यानी यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 है और यहाँ पे कितनी है, n है। तो क्या लिख देंगे, K इज इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n। व्हाट इज n, अगेन n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, समय इनवर्स। आगे अगर अपन समय को सेकंड में माने तो हम क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास में एक फॉर्मूला आ जाता है जिसके द्वारा आप किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन का आप जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए, 1 K इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। आपने क्या करना है, जो n क्या है, n है यहाँ पे अपन ने बता दिया था, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जिस भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए आपको K की यूनिट डिटरमाइन करनी हो वो आप n की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको यूनिट मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सबसे पहले अपन ने यहाँ पे वेग स्थिरांक डिटरमाइन करा है। तो किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे 1 माइनस n की जगह यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए अपन पता कर रहे हैं। ठीक है, 1 क्या लिख दिया, K बराबर मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 0 सेकंड इनवर्स। 1 में से 0 गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है वैसे का वैसा रह जाएगा। क्या लिख देंगे, K इज इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के वेग स्थिरांक का मात्रक होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का मान क्या होगा, n बराबर 1। सेम थिंग यहाँ पे अपन क्या करेंगे, n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 1, ये पुट कर दी 1 माइनस 1
एक में से एक गया, क्या बचा, 0। तो इस पूरे के पूरा जो यहाँ पे अपने को ये मोल लीटर इनवर्स लिखा हुआ है, इसकी पावर कितनी होगी, 0। किसी की भी पावर अगर शून्य हो तो उसका मतलब क्या होता है, 1, 1। यानी ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 1 बचा क्या, सेकंड इनवर्स। यानी यहाँ पे वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, सेकंड इनवर्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपको डायरेक्टली ये यूनिट देके आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी। तो अगर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स दिया हो तो क्या कह देंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। केवल सेकंड इनवर्स दिया हो तो क्या कह देंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यदि ये पूछ ले जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, तो आप क्या कह देंगे, K इज इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसी प्रकार से बोल दे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की यूनिट क्या होगी, तो आप बोल देंगे K इज इक्वल्स टू सेकंड इनवर्स। यहाँ पे इनको कोई रटने की जरूरत नहीं है, आपने क्या करना है, केवल ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। जिस भी ऑर्डर की पूछी जाए वो आप यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसको एक बार देख लीजिए। अगला टॉपिक है हमारा शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि की अभिक्रियाएं या जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शंस जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। या हम कहें ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन या शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसे समझने के लिए यहाँ पे अपन ने कॉमन रिएक्शन ली है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सबसे पहले जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई, यानी t बराबर 0 पर हमने R को बोल दिया R0, तो प्रोडक्ट तो बना ही नहीं, तो प्रोडक्ट क्या होगा, 0। t बराबर t पर हमने क्या बोल दिया R को, R एट द बिगर ब्रैकेट एक्टिव मास शो करने के लिए, और प्रोडक्ट को क्या कर दिया, P के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया। इस रिएक्शन के लिए वेग क्या लिख सकते हैं? वेग हमने कहा था अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। तो रेट क्या लिख दिए, रेट इज इक्वल्स टू, क्योंकि रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, नेगेटिव साइन यूज करेंगे। हमने लिख दिया माइनस dr बटा dt। ठीक, इसी प्रकार से वेग नियम से इस रिएक्शन के लिए रेट क्या लिख सकते हैं? वेग नियम से क्या लिखा हमने, रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होती है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लिख देते हैं, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, पावर लगा देते हैं। पावर कितनी लगाते हैं, जिस ऑर्डर की रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं वही पावर हमारे द्वारा लगा दी जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, R इज इक्वल्स टू K R की पावर 0। 0 क्यों लिखा है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हम शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए लिख दिया R इज इक्वल्स टू K R की पावर 0। अब देखिए ये भी रेट है और ये भी रेट है, दोनों ही रेट है। तो दोनों रेट है तो दोनों रेट को हम क्या रख सकते हैं, दोनों के इक्वल रख सकते हैं, दोनों को बराबर यहाँ पे हमने रख दिया। क्या लिखा, माइनस dr बटा dt इज इक्वल्स टू के आर की पावर 0। ओके, ठीक है। अब देखिए किसी भी कोई भी राशि है अगर उसकी पावर 0 हो तो रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। तो r की पावर 0 को हम क्या बोल देंगे, 1। तो हमारे पास बचा क्या, माइनस dr बराबर के dt। देखिए ऐसा कैसे हुआ, इस dt को ऊपर किधर ले गए, इस तरफ ले गए, तो माइनस dr बराबर के dt। इसके पश्चात इस इक्वेशन को अपन ने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो रिजल्ट आया हमारे पास dr बराबर माइनस के dt। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे शो कर दिया है। ठीक है, अब देखिए ये किस प्रकार की इक्वेशन है, डिफरेंशिएट इक्वेशन है, अवकलित समीकरण है। और अवकलित जो भाग है उन सबको हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम क्या यूज करें, इंटीग्रेशन, समाकलन। यानी हम समीकरण 3 का क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। समीकरण 3 का समाकलन करने के पश्चात हमें रिजल्ट मिलता है r इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी। ठीक है, c यहाँ पे क्या है, समाकलन स्थिरांक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यहाँ पे c को हमने शो करा है। अब हम बात करते हैं t बराबर 0। t बराबर 0 पर r क्या होगा, r नोट। t बराबर 0 पर r क्या होगा, r नोट। ठीक है, अब ये वाली वैल्यूज इस समीकरण 4 में पुट करते हैं। यहाँ पे 4 में पुट करेंगे, r को क्या लिख देंगे, r नोट, t को क्या लिख देंगे, 0। तो क्या लिख दिया, r नोट इज इक्वल्स टू माइनस के मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस c। ओके, तो c इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, r नोट। c की वैल्यू हमने क्या निकाली यहाँ पे, r नोट। ये r नोट वैल्यू आप कहाँ पुट करिए, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दीजिए। यानी c का मान समीकरण 4 में रखने पर ये प्राप्त होता है। क्या लिख दिया, r बराबर माइनस के टी प्लस सी की जगह क्या लिख दिया, r नोट। यहाँ से
सी की वैल्यू पुट हमने कर दी। इसके पश्चात देखिए KT पे नेगेटिव है, नेगेटिव को अपन ऑपोजिट साइड लेके गए, पॉजिटिव हो गया, और R को अपन इस तरफ लेके गए तो R क्या आ गया माइनस। क्या लिख दिया KT इज इक्वल टू R नॉट माइनस R। ठीक है, इसके पश्चात T को भी अपन इधर लेके गए तो यहाँ पे T मल्टीप्लाई में इधर जाके कहाँ चला गया डिवाइड में, हमने लिखा K इज इक्वल टू R नॉट माइनस R अपॉन T, और इसे किससे शो कर दिया इक्वेशन नंबर 5 से। ठीक है, अब देखिए यदि इस R नोट को अपन क्या बोल दें A, यहाँ पे जो अपन कॉन्सेंट्रेशन शो करी इसको R नोट को क्या बोल सकते हैं A बोल सकते हैं, और R को क्या बोल दें A माइनस एक्स, यानी T समय पर R में जो A अपन ने शो करा है उसमें से X अणु विदलित हो चुके हैं, तो अपन ने R को क्या बोल दिया A माइनस एक्स, और ये वैल्यू कहाँ पुट कर दें इक्वेशन नंबर 5 में। R नोट की जगह क्या पुट कर दिया A, R की जगह A माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे देखिए A से A कट जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया प्लस, आपने लिख दिया K बराबर x बटा T। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 आई थी, ये वाली इक्वेशन कौन सी आ गई 6। इक्वेशन नंबर 5 और 6 दोनों ही शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कहलाती है। इक्वेशन नंबर 5 और 6 दोनों क्या कहलाएंगी समाकलित वेग समीकरण कहलाएगी, जैसा कि अपन ने यहाँ पे शो किया है। इस इक्वेशन को, छठी इक्वेशन को देखिए, आप इससे क्या लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू KT, यानी x है वो t के समानुपाती है, और जब भी दो राशियां एक दूसरे के समानुपाती होती है तो जो ग्राफ प्राप्त होता है कैसा प्राप्त होता है सीधी रेखा प्राप्त होता है। ग्राफ कैसा प्राप्त होगा सीधी रेखा प्राप्त होगा। देखिए x और t के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया है, वक्र हमने बनाया है, तो कैसा वक्र प्राप्त हुआ है सीधी रेखा हमें यहाँ पे प्राप्त हुई है। इस आलेख में स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि x और t दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। इसके पश्चात इस शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हमें क्या डिटरमाइन करना है, वेग स्थिरांक k का मात्रक हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है। तो हमने वेग स्थिरांक, किसी का भी वेग स्थिरांक निकालना हो तो हम क्या लिख देते हैं, एक फॉर्मूला है हमारे पास में मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। ठीक है, हम किसके लिए निकाल रहे हैं जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए n की वैल्यू क्या पुट करेंगे जीरो। n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे जीरो पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही जीरो वैल्यू आई तो क्या बचा रिजल्ट एक, रिजल्ट लिख दिया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये होगा शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक हमने यहाँ पे शो कर दिया है। तो यहाँ पे पूरा जो अपन ने यहाँ पे प्राप्त किया है समाकलित वेग समीकरण प्राप्त करी है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। एक बार पूरे को देख लीजिए आप। आगे हम बात करते हैं अर्धायुकाल या हाफ लाइफ की। अर्धायुकाल या हाफ लाइफ क्या होता है? देखिए, कोई भी रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन के लिए वह समय जिसमें अभिकारक की जितनी आपने सांद्रता ली है उसकी आधी सांद्रता प्रयुक्त हो जाती है और आधी सांद्रता शेष रह जाती है, अर्धायुकाल कहलाता है। प्रारंभिक सांद्रता की आधी सांद्रता प्रयुक्त होने में जितना समय लगता है वह किसी भी अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल हाफ लाइफ कहलाता है। हम यहाँ पे बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की हाफ लाइफ की। देखिए, हमने इक्वेशन नंबर 5 अपने लास्ट मैटर में लिखी थी, k इज इक्वल टू r नॉट माइनस r बटा t। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए t बराबर 0, जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई तो r को हमने क्या बोल दिया r नॉट। जब t बराबर t हाफ यानी अर्धायुकाल, जब आधी अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है, आधा रिएक्टेंट काम में आ चुका है। क्या काम में आ चुका है? आधा रिएक्टेंट। जितनी आपने प्रारंभिक कॉन्सेंट्रेशन ली थी उसकी आधी काम में आ चुकी है, तो आप टी हाफ पर r बराबर क्या बोल दोगे r नॉट बटा 2। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक अगर r नॉट है तो हाफ लाइफ पे कितनी होगी r नॉट बटा 2। अब ये वाले मान कहां पुट कर दे, अपने इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो t को अपन इधर ले गए, k यहां लिए, हमने क्या लिखा t हाफ इज इक्वल टू r नॉट माइनस r नॉट बटा 2 बटा k। अब यहाँ पे देखिए कितना r नॉट, एक, कितना r नॉट आधा। एक में से जब आधा r नॉट डिवाइड होगा कितना शेष बच जाएगा, आधा r नॉट शेष बच जाएगा। तो हमने लिख दिया t हाफ इज इक्वल टू r नॉट अपॉन 2k। ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की अर्धायुकाल हाफ लाइफ के लिए जो अपने को फॉर्मूला है वो यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे एक चीज और देखिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का हाफ लाइफ रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, प्रारंभिक सांद्रता होती है, उस पर निर्भर करता है। क्योंकि टी हाफ देख लीजिए आर नोट पे डिपेंड कर रहा है, प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर कर रहा है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का जो हाफ लाइफ है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है। टी बराबर 0 को आर को क्या बोलते हैं, टी बराबर 0 पर आर है उसको क्या बोल दिया स्मॉल।
तो टी हाफ पर कितना बचेगा, प्रारंभिक कितना था तो अर्धायुकाल पे कितना बचेगा, a/2, a/2। ये वैल्यू पुट कर दी अपनी इक्वेशन में, तो रिजल्ट मिला टी हाफ इज इक्वल्स टू a माइनस a/2/k। अब एक a में से आधा a गया, कितना बचा, आधा बच गया, टी हाफ इज इक्वल्स टू a/2k। ये भी हाफ लाइफ का ये सेम ही है, केवल टर्म्स यहाँ पे चेंज की गई है। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल्स की अगर अपन बात करें तो देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में HCl का निर्माण कर रहे हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि की अभिक्रिया का यह उदाहरण है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। फोस्फीन का अपघटन, मोलिब्डेनम सतह पर उच्च दाब पर जब फोस्फीन को अपघटित किया जाता है तो ये भी किस टाइप की रिएक्शन है, शून्य कोटि की जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। और अमोनिया का अपघटन, टंगस्टन सतह पर अमोनिया को उच्च दाब पर जब अपघटित किया जाता है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है, यह कैसी अभिक्रिया होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। मैं फिर से आपको बता दूं, ऑर्डर प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, डायरेक्ट ज्ञात नहीं की जा सकती है, हम देख के नहीं बता सकते हैं कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, परंतु फिर भी हमें यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिए ये एग्जाम्पल हमें ध्यान में रखने हैं कि यह कौन सी कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। तो HCl का निर्माण शून्य कोटि की अभिक्रिया, फोस्फीन का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया, और अमोनिया का अपघटन भी कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो फॉर्मूलाज है वो अपने को ध्यान में रखना है, जैसे कि समाकलित वेग समीकरण या जीरो ऑर्डर के लिए k का मान कितना होता है, k इज इक्वल टू r0 माइनस r/t, ऐसे लिख सकते हैं, या k इज इक्वल टू x/t, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। वेग स्थिरांक का मात्रक जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए क्या होता है, k इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसी प्रकार से अर्धायुकाल की वैल्यू क्या होगी, टी हाफ इज इक्वल टू r0 अपॉन 2k लिख सकते हैं, या टी हाफ इज इक्वल टू a अपॉन 2k लिख सकते हैं। अब इन सभी फॉर्मूलाज में जो वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए। r0 क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। r क्या है, t समय पर अभिकारक की सांद्रता, t क्या है, समय। वही x क्या है, t समय में अभिकारक की कितनी सांद्रता वियोजित हो, यानी r0 है, उसमें से कितना टूट के r बना लिया, वह है x। t वही समय है, ठीक है। t हाफ क्या है, हाफ लाइफ, अर्ध आयु काल, यहाँ पे t हाफ है। तो r0 क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन। r या a माइनस x क्या है, t समय पर अभिकारक की सांद्रता। x क्या है, t समय पर अभिकारक की वियोजित मात्रा। k वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट, t समय, और t हाफ होता है अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ। और शून्य कोटि की अभिक्रिया में हाफ लाइफ रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। तो गाइस आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।